लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल अच्छे से प्यारे से क्वेश्चन है जो आप इजीली आंसर कर पाएंगे अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं तो। लेट अस स्टार्ट। The group of forces whose resultant is zero is called as। ऐसी फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट अगर जीरो होता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो, वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम में होती है वो, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट दैट पॉइंट इक्वल्स टू जीरो, तो इक्विलिब्रियम फोर्स हम इन्हें बोलेंगे। A stone is thrown vertically upward with a vertical velocity of 49 meter per second. It returns to the ground in। ग्राउंड कितने समय में वो आएगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद आंसर बता दीजिए। अगर आपने कोई स्टोन को फेंका है वर्टिकली अपवर्ड, अगर आपने कोई पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो जब वो पूरा ऊपर चला गया है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वहां जाकर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी ली? 49 मीटर पर सेकेंड। तो आप यूज कर सकते हैं यहां पर इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की बात करें फाइनल वेलोसिटी जीरो, u की बात करें इनिशियल वेलोसिटी 49, a की जगह आप g यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो -9.81 और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आती है आपके पास? 5 सेकेंड्स। तो क्या यही हमारा फाइनल आंसर होगा? ये फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब स्टोन को फेंका फिर वो वापस आया, तो आप 5 सेकंड तो इसको लगे हैं ऊपर जाने में और फिर 5 सेकंड वापस नीचे आने में। तो टोटल टाइम 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस F acting and then value resulting force will be। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, एक अगर F इस तरफ लग रही है, एक F इस तरफ लग रही है, तो रिजल्टेंट जो है जीरो ही होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन इक्विलिब्रियम, तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो वाला पॉइंट जो है उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, वो पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। कहने का मतलब है कि अगर तीन फोर्सेस आपके पास हैं, फोर्स के नाम दें अगर हम F1, F2, F3, तो आपसे वो ये कह रहा है कि तीन फोर्सेस हैं, इन तीनों फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग F1 के अगर अगेंस्ट यहाँ पर बाकी दोनों के बीच में एंगल, F1 के अलावा बाकी दोनों में अल्फा, F3 के सामने अगर F2 के सामने आप देखेंगे तो बीटा, और इस तरफ अगर आप गामा डिनोट कर देते हैं, तो आपसे ये कहती है, जो जिस थ्योरम की बात हो रही है वो कहता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। ये कौन सी थ्योरम है? हालांकि कल इसकी बात करेंगे क्लास में फिर से। फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्सेस हैं, सच दैट
कि जिस फोर्स की बात कर रहे हैं उसके अलावा दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है तो उनके ये प्रोपोर्शनल है. 3 forces acting in equilibrium, each force is proportional to the sine of angle between the other two. या आप यूं कह लीजिए, जैसे हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तो F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन जो F1 के सामने वाला एंगल है अल्फा. F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा. तो दोनों इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड, तो ये इक्वेशन बन जाएगी. नेक्स्ट, if three forces acting at a point are in equilibrium, then the ratio of force to the sine of opposite angle is constant only if all the forces are इनवर्ड एक्ट कर रहे हैं या आउटवर्ड एक्ट कर रहे हैं. किस केस में ऐसा होगा? दोनों हो सकती है, इनवर्ड भी अगर है आउटवर्ड भी है, दोनों ही केस में. इट कैन बी बोथ. इट कैन बी बोथ. 1 Newton is equivalent to 1 Newton is equivalent to फोर्स को या वेट को अगर हम एक्सप्रेस करें वेट की टर्म्स में, देख लीजिए. तो अगर आप ये बोलते हैं कि ये 1 न्यूटन है तो आप m इंटू 9.81 एक्सप्रेस करेंगे. तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट 71% दोस्तों ने ऑप्शन बी चूज किया है, जो कि गलत है. बहुत ही बेसिक चीज, लेकिन जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा हमारा. क्लियर? नेक्स्ट, the process of finding out the resultant force is known as the process of finding out the resultant force is known as इस प्रोसेस को हम कहते हैं 58% दोस्तों ने फिर गलत जवाब दिया. रिजोल्यूशन रिजॉल्व कर देना, कंपोनेंट्स में ले आना उसको. हम किसकी बात कर रहे हैं? रिजल्टेंट बनाने की. अलग अलग फोर्सेस से एक रिजल्टेंट बना रहे हैं, तो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं. A force is completely defined when we specify. एक फोर्स को बताने के लिए क्या क्या बातें पता होनी चाहिए. एक फोर्स को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रही है. जैसे अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो आप बताएंगे ना कि कंप्रेसिव नेचर की फोर्स या इस डायरेक्शन की फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की लग रही है, और कहाँ पे लग रही है, इस फेस के ऊपर लग रही है. तो आपको मैग्नीट्यूड भी बताना होगा, डायरेक्शन भी बतानी होगी, पोजीशन भी बतानी होगी, या फिर ये कह लीजिए इसे हम बोलते हैं, फोर्स के केस में बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. क्या बोलते हैं हम इसे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. वो भी बताना जरूरी है कि कहाँ पे आपने फोर्स को अप्लाई किया है. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the forces that meet at one point but their line of action do not lie in a plane are known as. एक ऐसी फोर्स जो एक पॉइंट पर तो मीट कर रही है लेकिन एक प्लेन में लाई नहीं कर रही. अब ऐसे थोड़ा इनटू द प्लेन इमेजिन कर लीजिएगा, ये कोई 3D है, किसी एक पॉइंट पे आके ये मीट तो कर रही हैं.
तो हम बोलेंगे कि कॉन्करेंट तो है, कॉन्करेंट का मतलब एक ही जगह पर आकर मीट कर रही है, जो कॉन्करेंट तो है, कॉन्करेंट तो है, लेकिन कोप्लेनर, एक प्लेन में लाई नहीं कर रही है, नॉन कोप्लेनर है, एक प्लेन में लाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट, रिजल्टेंट भी जीरो होना चाहिए, मोमेंट रोटेशन भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ना लीनियर ना एंगुलर। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा रेस्ट पे ही है, अगर मूव कर रहा है कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उससे ही मूव करता रहे, चाहे वो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए उसमें। Two forces act an angle of 120 degree. If the greater force is 50 kg and the resultant is perpendicular to the smaller force will be. Same question सुबह के सेशन में हमने किया था, वैल्यूज अलग थी। स्मॉलर फोर्स आपको बताना है। फोर्स ये मान लेते हैं कि F1 स्मॉलर है, F2 लार्जर है। दोनों के बीच में पूरा एंगल जो है वो है 120 डिग्री, और बोला गया है कि जो रिजल्टेंट बनाता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है विद द स्मॉलर वन। तो स्मॉलर इसको मान लिया हमने, तो दूसरे के साथ एंगल कितना बचा, 30 डिग्री, तो एल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख रहे हैं हम। और एल्फा का जो फॉर्मूला यूज किया था हमने, तो टेन एल्फा, जिसके साथ एल्फा होता है वो अकेला रहता है, तो F2 यहां पर अकेला रहेगा, और F1 साइन थीटा अपॉन F2 प्लस F1 कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 120 है, टेन 30 इज इक्वल टू F1 पता करना है इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाय F2 50। यहां से आपके पास F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 की वैल्यू कितनी आती है यहां से, अल्फा जिसके साथ होता है वही टर्म यहां पर लिखी जाती है। अच्छा, यहां पर आप एक बात बताएं, रुके, जो हमने ये देखिए जो फॉर्मूला लिखा था सुबह क्लास के अंदर, वो ये लिखा था कि अगर आपके पास F1 ये है, F2 ये है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, रिजल्टेंट अगर आ गया, और रिजल्टेंट अल्फा के यहाँ पे F1 के साथ माना हमने, तब हमने क्या लिखा था कि टेन अल्फा इज इक्वल टू, जिसके साथ एंगल है वो नीचे यहां पर अकेला रहेगा, ऊपर आएगा F2 साइन थीटा, और नीचे ये। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर इंटरचेंज कर लिया, हमने एंगल अब इसके साथ माना, F2 के साथ एंगल माना, F2 के साथ ये 30 डिग्री ये अल्फा एंगल ये माना हमने, तो F2 यहाँ पे अकेला रहेगा, ऊपर F1 साइन थीटा अपॉन F1 कॉस थीटा। तो इसमें क्या गलत है बताएं। चले आगे,
आप चाहते तो अगर आपको इसके साथ करना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे करना है, अगर क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे अल्फा मानते हैं, अगर आप इसको अल्फा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को, अगर इसे अल्फा मानेंगे तो इसे अल्फा मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1090 लिखना होगा यहाँ पर, विल बी इक्वल टू, अब अल्फा किसके साथ है, F1 के साथ है, तो F2 यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी F1 यहाँ लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे F2 साइन 90 और नीचे साइन 120 होगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू, प्लस F2 cos 120 और F2 की वैल्यूज भी पुट कर दीजिए। साइन 90 को आप 1/0 लिख देंगे, तो F2 है 50 साइन 120 डिवाइडेड बाय F1 पता करना है, F2 ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से भी F1 आ जाएगा आपके पास 25, जैसे मर्जी मान लीजिए, जिसके साथ एंगल बता रहे हैं वो यहां पे आ जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट। Forces whose line of action lies in same plane are known as, forces whose line of action lies in same plane are known as coplanar forces. The resultant of two forces P1 and P2 acting at 90 degree is given by, दो फोर्सेस P1 P2 हैं, 90 डिग्री पर एक्ट कर रही हैं, तो आप रिजल्टेंट फोर्स को बताते हैं P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 2P1 P2 cos 90, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज, एक पॉइंट पर मिलने वाली फोर्सेस को क्या कहते हैं हम, द फोर्सेस दैट मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज, एक पॉइंट पे जो आके मिलती हैं इन्हें कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। Dash is the energy possessed by a body for doing work by virtue of its position. पोजीशन के कारण अगर उसके पास एनर्जी है तो उसे क्या बोलते हैं, एमजीएच फॉर्म में हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी होता है कि किसी बॉडी के अंदर आपने इलास्टिक डिफॉर्मेशन ला दिया है और उस इलास्टिक डिफॉर्मेशन में वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जब वापस रिकवर होगा या वो इलास्टिक स्ट्रेन जब वापस रिकवर होगा, देन दैट स्ट्रेन इज केपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क, तो वो कहलाता है स्ट्रेन एनर्जी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मूवमेंट में है वो, मोशन में है, स्ट्रेस एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई इन सेम प्लेन आर नोन एज, बेसिक बेसिक सी डेफिनेशंस। को प्लेनर फोर्सेस बोलेंगे, एक प्लेन में लाई करने वाले। आप एक अपने टेबल के ऊपर बहुत सारे पेन रख लीजिए, कैसे भी रख लीजिए, इन्हें एक प्लेन में रखे हुए हैं ये, तो को प्लेनर है सारे। यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई यूनिट्स इज, यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई यूनिट्स इज, वर्क की यूनिट को एसआई यूनिट में क्या कहते हैं, वर्क होता है या वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, न्यूटन मीटर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जूल नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में अर्ग होता है। 10⁻⁻⁷ जूल के बराबर। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सिंगल डाइम ओवर 1 सेंटीमीटर, तो डाइम सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन में ऐसा यूनिट पूछा था, तो ऐसा यूनिट जूल है। नेक्स्ट, द फोर्सेस व्हिच मीट एट वन पॉइंट एंड देन लाइन ऑफ एक्शन also lie on the same plane are known as। दोबारा से सुनिए, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, सेम प्लेन में भी लाई कर रही हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? एक प्लेन में लाई कर रही हैं तो को प्लेनर, और एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं तो को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the gravitational force at any place is doubled, its mass is। आपको पता है क्या रिलेशन होता है? बहुत ही बढ़िया। अपने छोटे भाई बहन से कभी ये सवाल पूछें, फिर वो आपको बताएंगे कि कर ली इंजीनियरिंग। W इज इक्वल टू एम जी होता है, तो W होता है वेट और मास। तो आजकल वेट और मास में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो मास चेंज नहीं होता है कभी भी। ग्रेविटेशनल फोर्स एट एनी प्लेस इज डबल, तो मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, द मास रिमेन्स सेम। वेट डबल होगा क्योंकि W इज इक्वल टू एम जी। नेक्स्ट, two forces of 6 Newton and 8 Newton which are acting at right angles to each other will have a resultant of। कितना रिजल्टेंट होगा उनका? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा 90 है वहां पे, तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। 36 प्लस 64 और इसका रूट, तो 100 का रूट हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स इज अ force is a vector quantity। The dimension of power is। पावर के डायमेंशन क्या है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? MLT-2। ये तो किसका डायमेंशन हो गया? आपको ये याद होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन है ये। तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस से, यानी कि लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय टाइम कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 2 हो जाएगी, टाइम की पावर -3 हो जाएगी, और टी अगर नीचे लिख रहे हैं तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है। M1L2 T-1 T-3। M1L2 T-3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। M1L2 T-3। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क डन अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बच्चों वाला सवाल। एक्सेलरेशन कहलाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन,
तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो इसकी यूनिट बन जाएगी आपके पास मीटर पर सेकेंड क्यूब, तो एल टी -3, जो कि हम हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, ट्रांजिशन कर्व्स में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone falls freely from its position at rest, what will be the distance traveled 3 seconds under gravity with no air friction? 3 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, हाफ इंटू 9.81 इंटू 3, बताइए। फोर्टी 44.14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle between two concentric forces 10 kilonewton and 20 kilonewton is 45, what will be the magnitude of resultant? रिजल्टेंट बताना है आपको। फॉर्मूला कैसे पता लगेगा, कौन सा लगाना है दोस्त? ये बचपन में लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, 9th क्लास में छोटे भाई बहन बता देंगे। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, टाइम दिया है, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। देखिए, रिजल्टेंट अगर आपको बताना है तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 45, सॉल्व करेंगे 27.97। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bullet of mass 20 gram is moving with a velocity of 450 meter per second, what is its kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी? 20 ग्राम है, ऐसा यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज टू द पावर -3, वेलोसिटी 450, टू 2025 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the power required to move an object with a velocity of 20 meter per second and a force of 20 kilonewton? Power is equal to force into velocity, 20 kilonewton है, 20 मीटर पर सेकेंड, 400 किलोवाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? रेडियन पर सेकंड में बताते हैं, तो इट मींस पर सेकंड हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ये तो सबको पता है। एक ऑप्शन, अच्छा इसमें टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। आप बता दीजिए। डैश फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, या फिर वेट की टर्म्स में अगर हम बात करें तो वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है। अगर हमें कहना है कि W की वैल्यू 9.8 न्यूटन हो जाए तो M की वैल्यू कितनी हो? तो M की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? M शुड बी 1 kg, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ। चलो नेक्स्ट, two force of equal magnitude P act on an angle of theta. Their resultant will be, उनका रिजल्टेंट कितना होगा? F1 plus F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos थीटा। यहां से आप कॉमन ले लीजिए, पी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो पी स्क्वायर बाहर आके पी बन जाएगा। ब्रैकेट में अंदर क्या बचा आपके पास? 1 + 1 + 2 cos थीटा। अच्छा ई को ऑफ करना है, ई को ऑफ कर देंगे। ऐसा ही कुछ बनेगा। चलिए तो P इंटू ऐसा बन जाएगा। 1 + cos थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर। cos θ/2। बताइए जल्दी से। आपका गलती से सही होता है, ऐसी गलती तो सभी से करवाए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। आप बता रहे हैं दोस्त कि होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ -1, ये लिख रहे हैं आप? नहीं सर, 2 cos स्क्वायर θ/2। हमारे केस में एंगल हाफ हो गया है यहाँ पे। हमारे केस में एंगल की वैल्यू आप थीटा है तो ये θ/2 हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एक 2 ये, एक 2 रूट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। आगे चले नेक्स्ट।
टू फोर्सेस 3 kg एंड 4 kg, इसका तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं जल्दी से। रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और 90 के ऊपर एक्ट कर रहा है तो 5 आंसर आ जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, टॉर्क के बराबर होता है। अगर हम ये